आंटी जी कहाँ हैं? नीरज कुर्सी पर बैठते ही बोला। कजिन की शादी में गई है। मेरा ये पूछने का मन तो हो रहा था कि विनीता की मम्मी उसके घर आई तो क्या हुआ, लेकिन उसकी हालत देखकर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने चुपचाप पानी लाकर उसके सामने रख दिया। वो लोग मेरे घर नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। आते भी किस मुंह से? शादी के सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? हाँ, वो जानती हैं कि गलत हैं, इसीलिए मैंने भी गुस्से में कहा, हम सही कह रही हो। रह रहकर लगता है कि घर में रखी पिस्टल निकालूं और खुद को मार दूं, लेकिन जैसे ही विनीता का ख्याल आता है, ओह, मेरी विनीता का क्या होगा? ऐसे हताश मत होइए। ये बताइए कि अब क्या करेंगे? अब बस 2 ही रास्ते हैं, हम कानूनी कार्यवाही करें या फिर विनीता के घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर लें। अगर कानूनी कार्यवाही की तो शादी साइड में चली जाएगी और इसे वजह बनाते हुए विनीता को ये लोग मेरे खिलाफ आसानी से भड़का देंगे। ऐसे में शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो भी दूं, और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। ऐसे में भागकर शादी करने का ऑप्शन ही है। अपनी बात पूरी करके उसने मेरी ओर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, लेकिन उसके लिए भी मुझे विनीता से बात करनी पड़ेगी और बात किसी भी हालत में नहीं हो पा रही है। इतना बोलकर नीरज ने गिलास उठाकर पानी पिया और निराश होकर जमीन की ओर देखने लगा। मैं किचन में गई और पराठा सेकने लगी। अरे, काम जरूरी है क्या? फिर बुदबुदाते हुए, किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ था। नीरज का ये बुदबुदाना मैंने सुन लिया था। प्लेट में तले हुए आलू दही और पराठा रखकर मैंने उसे थमाते हुए कहा, लीजिए, लड्डू ढींढने के लिए ताकत चाहिए होती है, और आपने तो शायद कल से खाना भी नहीं खाया होगा। आपको कैसे पता कि मैंने कल से खाना नहीं खाया? कोई भी देखकर जान जाएगा। आप एक काम कीजिए, यहां बैठ जाइए, मैं खाना भी बनाती जाऊंगी और बात भी हो जाएगी। मैंने किचन के सामने कुर्सी डालते हुए कहा। उसने छोटे बच्चे की तरह मेरे कहने पर बात मान ली। विनीता अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती थी। एक बार मैंने पूछा, तुम सोनी को दादी क्यों बुलाती हो? उसने कहा, जब आप मिलेंगे तो खुद जान जाएंगे। अब मुझे समझ आया कि क्यों वो तुम्हें दादी बुलाती है, नीरज ने कहा और पराठा खाने लगा। जिस हाल में वो था, ऐसे में उसका बात बात पर भावुक होना लाजिमी है। मैं बस मुस्कुरा भर दी। नीरज ने पूरे पराठे को 4 टुकड़ों में बांटा और एक भाग मुंह में रख लिया। ओह, बेचारा। एक बात बताओ, ये विनीता के पापा कभी बात नहीं करते क्या? मैंने उन्हें 2 बार देखा है। एक बार तब जब वो घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, और दूसरी बार तब देखा जब वो विनीता की मम्मी के पास बैठे बात कर रहे थे। बात और मास्टर जी? नीरज तंज के लहजे में बोला। सही कहा, बातचीत तो तब मानी जाती है जब दोनों बोले। मोटो उन्हें उंगली दिखाते हुए डांट रही थी और वो चुपचाप अपना सिर हिला रहे थे। हाँ हाँ मोटो, अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सुनकर। मैं भी मन ही मन उन्हें मोटो कहता हूं। अब तुम्हारे सामने खुलकर कह सकूंगा। हाँ हाँ, अच्छा। मैंने हंसते हुए पूछने के लहजे में प्रतिक्रिया दी और नीरज की प्लेट में एक पराठा और रख दिया। मुझे लगा अंकल जी बेचारे उनकी घर में चलती नहीं है, लेकिन विनीता ने बताया कि उन्हें किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, जो चुप रहता है। हमें लगता है बहुत समझदार है या फिर ऐसा बेचारा है, जबकि कई बार चुप रहने का मतलब ये होता है कि सही को सही कहने की हिम्मत का ना होना, या फिर अपने किसी स्वार्थ के कारण बेचारा बने रहने का ढोंग करना। सही कह रहे हैं आप, कहने के साथ ही मैंने तीसरा पराठा नीरज की प्लेट में रखा। अच्छा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनो। मेरे घरवाले हार मान चुके हैं इन लोगों के रवैये से, और अब वो इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी कोई भी लड़की मिल जाए और मेरी शादी तय की गई तिथि पर हो जाए। क्या? सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, और इतना ही नहीं, पिछले 2 दिनों से मैंने सुरेश, जो मेरा दोस्त है, उसे लगाया है जासूसी के काम पर, और उसके अनुसार विनीता के घरवाले भी किसी LDDDDHK को, जो कि छोटा मोटा कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है बरेली में, उसको ये लोग मनाने में लगे हैं कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पर विनीता से शादी के लिए मान जाए। क्या मतलब सब खत्म? मैंने निराश होकर कहा। अभी एक और आखिरी उम्मीद बाकी है, जो तुम हो। मैं? आश्चर्य हुआ मुझे। हाँ, तुम चाहो तो 4 जिंदगियां बच सकती है मेरे चाहने से। हाँ, कैसे? देखो, मोटो मेरी बहन को देख चुकी हैं। अपनी किसी कजिन को भेजूं तो बहुत संभव है कि विनीता ही ये कहकर कि वो उस LDDHK को नहीं जानती, मिलने से मना कर दे। इसलिए तुम ही उसके पास जा सकती हो
और उसे समझा भी सकती हो। अरे पर कैसे? तुम्हारी फ्रेंड की शादी है, 5 दिन बाद तो तुम्हारा जाना तो बनता ही है कि नहीं? हाँ लेकिन शादी तो टूट गई ना। ओहो, ये तुम्हें पता है क्योंकि मैंने बताया? उन्होंने या विनीता ने नहीं। तुम अनजान बनकर ही जाओ और कैसे भी मेरी बात करा दो विनीता से बस। साथ ही उसे समझाओ भी, कैसे भी करके उसे दरवाजे के बाहर ले आओ बस। हे भगवान, ये बहुत कठिन है, नहीं कर पाऊंगी मैं ऐसा। और वो मोटो, पिछली बार जब उन्होंने मुझे देखा भर था तो मेरे पैर ऐसे कांपने लगे जैसे सड़क पर तमाशा दिखाने वाले तमाशाबीन के रस्सी पर चलते वक्त कांपते हैं। मैंने चौथा पराठा नीरज की प्लेट में रखते हुए कहा। अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि नीरज ने खाने की प्लेट साइड में रखी और बोला, बस अब नहीं खा पाऊंगा। तुम्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है? हाँ या नहीं? हाँ। मेरा प्यार विनीता के प्रति तुम्हें सच्चा लगता है या नहीं? हाँ। इस वक्त अगर तुमने मदद नहीं की तो मेरी, विनीता की और वो दोनों जिन्हें बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं, जिनसे हमारी शादी कराई जाएगी, उनकी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सिर्फ उस मोटो के पागलपन की वजह से। अपनी बात पूरी कर नीरज अपने घुटनों के बल जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गया। तुमने भाई बोला है मुझे, बिना बोले जान गई कि मुझे भूख लगी है, तो बताकर भी क्यों नहीं समझ पा रही कि अगर तुमने मदद नहीं की तो विनीता और मैं, हम सारी जिंदगी घुट घुट कर मरेंगे। देखिए, ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं जानती हूं मोटो सरासर गलत हैं, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं डर कर बोली। अगर विनीता जरा भी समझदार होती तो बात ही क्या थी। और तुम्हें क्या लगता है वो मोटो? बस उनके हाथ में अभी जाकर लाख रुपये भी रख दूं ना तो वो खुश हो जाएंगी, लेकिन अभी तो फांस ऐसी फंसी है ना कि ऐसा कुछ करूंगा तो बस मुझे कमतर दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा उन्हें, क्योंकि विनीता पागल है ना। क्या बोल रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। उन पागलों के बीच में रहकर कोई कैसे सामान्य रह सकता है? विनीता पर असर पड्डिढीना लाजिमी है। ऐसे में उसका क्या दोष? वो जरा सा लडीढी का हर्ष कल ही मिलने गया उससे उसके स्कूल में, सुरेश से सुनी बात कंफर्म करने। कम से कम 5 बार पूछा होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं। जैसे ही 200 रुपये दिए। बोल पड्डिढा, विनीता दीदी की शादी की बात चल रही है बरेली के एक लड़के के साथ। ऐसे ही विनीता का नंबर भी उसने मुझे अच्छा जानकर नहीं, बल्कि साइकिल की डील पक्की होने के बाद दिया था। फिर बाद में दिलाई उसे मैंने साइकिल। अच्छा, मैंने बड़ी हल्की आवाज में कहा। सही कह रहा था नीरज, विनीता ने मुझे साइकिल वाली बात बताई थी। कोई कम नहीं है। क्यों? पागलखाना बरेली में ही है ना, निश्चित ही कोई पागल चुना होगा। ये अंतिम लाइन बोलकर जब नीरज हंसा तो मुझे भी हंसी आ गई। हर्ष साला हो जाएगा आपका, मैंने मुस्कुराकर कहा। शादी करवा दो, सुधार दूंगा साले को, रिश्वतखोर कहीं का। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। एक बात बताइए। पूछो। मान लीजिए कि विनीता ने घर छोड़ दिया अपना, ये बहुत बड़ी बात होती है वैसे। हाँ बिल्कुल। फिर कभी गुस्सा हो गए आप तो बोलेंगे उसको कि जब तुम अपने घर की नहीं हुई तो मेरी क्या हो जाओगी। ये बात सुनते ही नीरज के चेहरे का रंग फीका हो गया। कुछ जाहिलों की करतूतों का खामियाजा दूसरों को झेलना पड़ जाता है। तुम्हारी विनीता के प्रति ये चिंता जानकर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम ही बताओ, ऐसा क्या करूं मैं जो तुम्हें भरोसा हो जाए मुझ पर कि ये घटिया शब्द बोलना तो दूर सोचना भी शर्मनाक है मेरे लिए। अचानक उसे दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, भरोसा है, आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे न जाने क्यों भरोसा हो गया था उस पर। आज मेरी मदद कर दो, वादा करता हूं सारी जिंदगी जब भी तुम्हें मदद चाहिए होगी मैं दौड़ा आऊंगा। रात हो या दिन, कभी भी आजमा लेना। तुम्हारा सगा भाई, चाहे तुम्हारा साथ छोड़े डरते, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। अब ये मत सोचना कि मेरी जरूरत है इसलिए बड्ढी बड्ढी बातें कर रहा हूं। कल को भूल जाऊंगा। क्या करोगी अब? क्या जाओगी? समझ नहीं आ रहा। अगर गई तो सीधे ही फसाद में फंस जाऊंगी, और ना गई तो लगेगा मदद कर देती तो शायद 2 लोगों को जिंदगी भर घुट घुट कर जीना नहीं पड़ ढता, वो भी मेरी वजह से। मैं इसी सोचा विचारी में थी कि नीरज मुझे किसी की फोटो दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये सुरेश है। विनीता के घर के बाहर ये गाड़ी लेकर खड्डा मिलेगा और वहां से तुम्हें और विनीता को लेकर वो आ जाएगा। आपने मुझसे सिर्फ विनीता को बताने के लिए कहा है ना? गाड़ी की क्या जरूरत? अगर विनीता सब जानने के बाद निकलना चाहे तो? वैसे भी आज ही का समय है, या तो आज या कभी नहीं। बाहर निकलने का भी और कोर्ट में शादी करने का भी। कोर्ट में शादी? उसके लिए तो पहले से एप्लीकेशन देनी पड़ती है।
जैसे ही मोटो ने विनीता से फोन पर मुझसे बात करने के लिए मना किया, तभी अंदेशा हो गया था मुझे। कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी थी मैंने कि कुछ ऐसा वैसा हुआ, तो मुझे कहाँ पता था कि ऐसा ही होगा। तुम जाओ भी अब। नीरज ने फिर मेरे सामने हाथ जोड़ लिया। उफ, अजीब मुसीबत है। तो अब क्या करोगी? करना क्या, जाना ही पड़ेगा। लेकिन बस नीरज का मैसेज भर दे दूंगी उसे, आगे वो जाने और उसका काम। ठीक है, जा रही हूं। मेरे ये कहते ही नीरज खुश हो गया। उससे कहना जैसी है वैसी ही चली आए, मैं सब संभाल लूंगा, और हां, जैसे ही तुम वहां से निकलो मुझे फोन करना। कहकर नीरज चला गया और मैंने फोन लगाकर संक्षेप में सारी बात अपनी मां को बता दी, सिवाय इसके कि नीरज विनीता के लिए गाड़ी ले आएगा और उसने कोर्ट में शादी का इंतजाम कर रखा है, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि बस विनीता को बता भर दूंगी। ठीक है, जब तुम्हारा इतना ही मन है तो चली जाओ, दोस्त है तुम्हारी, इतनी मदद तो कर ही सकती हो। ये कहकर मेरी मां ने मुझे इजाजत दे दी। अगले 30 मिनट में मैं विनीता के सामने थी। इसकी हालत तो नीरज से भी बुरी थी। सिर के थोड़े बाल निकलकर बाहर बिखरे थे। कोई दूर से ही देखकर बता दे कि घंटों रोती रही है। आंगन में बर्तनों का अंबार लगा था और वो बर्तन धो रही थी। मुझे देखा तो दौड़कर आई और गले लगकर रोने लगी। मैंने सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखने के लिए जैसे ही उठाया कि मुझे खुद पर किसी पैनी नजर का अनुभव हुआ। सामने देखा तो मोटो खड़ी थी। मैंने उन्हें देख अपना हाथ वापस खींच लिया। सारी जिंदगी एक्टिंग नहीं की, आज करनी पड़ेगी, पहली और शायद आखिरी बार भी। अरे, रोने की क्या बात है, शादी को बस 5 दिन रह गए हैं। कार्ड नहीं आया तो सोचा कि खुद ही जाकर ले आऊं, और कुछ काम हो तो वो भी पूछ लूं। नमस्ते आंटी जी, मैंने मोटो की ओर मुस्कुराकर कहा। हाँ, शादी की बात से भावुक होना तो बनता है वैसे। वाह, अच्छी कोशिश की, मैंने एक्टिंग की, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी। आओ यहां आकर बैठो। आंटी ने मुझे कमरे में बुलाया। मैंने विनीता को प्यार से खुद से अलग किया तो दुखी होकर उसने ना में सिर हिला दिया। वो मुझे इशारे से बताना चाहती थी कि शादी टूट गई है। जानती हूं, मैंने बहुत धीरे से कहा और आंटी के पास आकर बैठ गई। जानती हो, वो लड़का क्या किया उसने? गुस्से में बोलना शुरू किया उन्होंने। क्या? जन्माष्टमी का उत्सव था तो हम कुछ खाने गए, वो जो नया होटल खुला है ना। हम वहीं विनीता के साथ सब गए थे। रात के 11:30 बजे होंगे। उस लड़के ने इसे फोन किया और बोला, इतनी रात हो गई, घर जाओ। तो मैंने कहा। फिर आंटी की आंखें देख फौरन बात बदल दी। मतलब आगे क्या हुआ? एक बात बताओ लड़डच की। किसकी? मेरी। तू होता कौन है? अभी शादी नहीं हुई, कैसे हुक्म चला सकता है इस पर? उन्होंने इसलिए कहा कि वहां शराब पीना शुरू कर देते हैं लोग 12 बजे के आस पास, बस इसलिए। विनीता मिनमिनी सी आवाज में बोली। चुप रह, मारूंगी एक चांटा खींचकर। आंटी ने उसे डपट दिया। ऊपर से उसकी मां ने बिना मुझसे पूछे बताए इसे 2 सढ़ी सी साड़ियां थमा दी और ये बिन्नी का हाथ पकड़कर उसमें पहनी अंगूठी मुझे दिखाई। ये देखो, ये जर्किन की अंगूठी इसे क्या पहना दी। ये सब दीवानी ही हो गई उन सब की, आंटी बोली। मैं चुप रही तो वो आगे बोली। मैं नहीं करूंगी इसकी शादी अब नीरज से, वो अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लड्डे ढच का चाहिए जो मेरी बात माने, ना कि खुद को लाट साहब समझे। अब विमल से होगी इसकी शादी, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। माँ बाप कितने ही लड्डियच के देखते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि सबसे प्रेम प्रलाप किया जाए? आंटी जी, ये बात सरासर गलत है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती। विनीता को पहली बार कोई लड्डेज का पसंद आया है, लेकिन मैं नीरज के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। विनीता ये कहने के साथ ही रोने लगी। क्या कर दिया है उसने ऐसा तेरे लिए सिवाय इस अंगूठी के? तो लो, अभी किस्सा खत्म करती हूं। वो उठी और विनीता की उंगली से अंगूठी निकालने लगी और विनीता भरसक प्रयास कर रही थी कि मोटो अंगूठी ना निकाल पाए। इतने में विनीता की मौसी भी मोटो की मदद करने लगी। विनीता रोती भी जा रही थी और खुद की उंगली से अंगूठी ना निकलने का प्रयास भी कर रही थी। आंटी उसे डांटती भी जा रही थी। ये सब मेरे लिए देखना असह्य हो गया। रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। मैं लगभग चीख पड़ी। तुम नहीं समझ रही हो, सारी फसाद की जड़ीच ये अंगूठी ही है ना। नीरज कोई अंगूठी से बाहर नहीं आ जाएगा, अंगूठी ही तो है, रहने दीजिए। अगर विनीता को इतनी दिक्कत है तो। न जाने क्या हुआ कि वो मेरी बात मान गई। फिर काफी देर बुदबुदाई और बोली, नहा लूं जाकर। उनके जाते ही सिसक रही। विनीता को मैंने पास बिठाया और कहा, सुनो विनीता, टाइम बहुत कम है। नीरज मेरे घर आए थे,
वो ठीक है ना? वो और तेज रोने लगी। कैसे ठीक हो सकते हैं जब तुम्हारी शादी आज से 5 दिन बाद जैसे उस विमल से हो रही है, उसी तरह उसकी शादी किसी और लड़की से कराना चाहते हैं उसके घर वाले। क्या किसी और से? विनीता दुखी होकर बोली। जैसे तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं न, ठीक वैसे ही। अब सुनो, नीरज ने कोर्ट में आज की तारीख तय कर रखी है तुमसे शादी के लिए। बाहर गाड़ी खद्दी है। नीरज ने कहा है कि सिर्फ आज का ही मौका है, उसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। तो तुम चाहो तो इसी वक्त मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नीरज तक पहुंचा दूंगी। उसने यही कहा है। और तुम्हारी मम्मी क्या चाहती हैं ये भी तुम जान ही चुकी हो। अब जो करना चाहो सो करो, लेकिन फैसला जल्दी करो। मैंने जैसे ही ये बात पूरी की, विनीता मेरे गले लग गई। सच में सोनी, सारी जिंदगी तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। मैं अभी आई, कहकर वो अंदर चली गई। क्या करने वाली हो तुम पता है? हाँ, अच्छी तरह। मैं उनकी मदद कर रही हूं जो सही है और जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, विनीता को उसका नीरज मिल जाएगा और नीरज को विनीता। तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। बस ये दोनों ओ बेवकूफों की लीडर। इसे LDDH की भगाना कहते हैं। हाँ, कानून के मुताबिक ये जुर्म है। नहीं, तुम्हारे नहीं कहने से क्या हो जाएगा? तुम नीरज को जानती ही कितना हो। अगर उसने इस लड़की को छोड़ दिया तो कहाँ जाएगी ये? वो इसे छोड़ देगा। क्यों न छोड़ दे, इसकी गारंटी भी तो नहीं। फिर क्या करोगी? और ये लड़की इस वक्त सामान्य नहीं है, प्रेम में आधी पागल है। कल को नीरज ने इसे छोड़ ढा या ये दुखी हुई तो तुमसे कहेगी, बोलेगी, अगर तुम उस दिन ना आती सोनी तो आज मैं सुखी होती। फिर दुनिया में ऐसा कौन है जो एक बच्चे को उसकी मां से ज्यादा प्यार करे? अगर तुम विनीता को साथ ले गई तो तुम पूरी जिम्मेदार हो उसकी जिंदगी की। ये सब बातें खुद से करते करते मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ आज गए। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं सीधे सीधे जिम्मेदार हूं, सब मुझसे ही सवाल करेंगे। ओह, कहां फंस गई मैं? चल। एक काले रंग का गंदा सा बैग लिए विनीता मेरे सामने आकर बोली, तुम चल रही हो? मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, चलना, जल्दी कर। वो मेरा हाथ पकड़ा धाकर बोली, हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी बात सुन, तू ये घर छोड़ डर रही है हमेशा के लिए। देख ले, सोच ले, तुझे नीरज पर भरोसा है ना? मैं उससे बस 2 बार मिली हूं। देख, कल को कुछ हो जाए तो बस मुझे दोष मत देना। मैं मदद करूंगी जितनी बन पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं डरते हुए बोली, सारी जिंदगी शिव जी की पूजा की है मैंने, पर कुछ नहीं मांगा सिवाय अच्छे पति के। नीरज को मन से पति मान चुकी हूं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। महीने भर भी रह ली उसके साथ तो भी सारी जिंदगी का सुख मिल जाएगा। और फिर उसने छोड़ भी दिया तो 4 घर का झाड़ू बर्तन पकड़ ढलूंगी, लेकिन तुझे दोष नहीं दूंगी भी क्यों? जब किसी ने नहीं समझा उस वक्त तूने समझा। मैं तो मानती हूं तुझे शिवजी ने ही भेजा है मेरी मदद के लिए। मम्मी गलत हैं यार, गलत हैं, वरना मैं ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोचती। वो किसी और के साथ मेरी शादी निश्चित ही कर देंगी। कल भी पीटा है उन्होंने मुझे। नहीं, किसी और से शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी मैं। उसकी बात सुनकर मेरा मन खुद की सोच पर पछताने के साथ ही खुशी और सकारात्मकता से भर गया। मैं जो अब तक कुर्सी पर बैठी थी, तेजी से उठी और उसका हाथ पकड़ ढकर उसके दरवाजे से बाहर लगभग दौड़ती हुई निकल आई उस कमरे से। दरवाजे की दूरी लगभग 7 से 8 कदम होगी और मेरे पीछे पीछे चल रही विनीता अचानक उसी में दरवाजे पर रुक गई। मैंने मुद्द कर देखा, उसने दरवाजे के बाहर अपना पैर हवा में ही उठाया हुआ था और वो रुक गई थी। इतने में ही घर के अंदर से किसी दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। आखिर क्यों विनीता के कदम दरवाजे पर आकर रुक गए? क्या उसकी मम्मी ने हमें भागते हुए देख लिया था या फिर कुछ और? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और यदि आपको मेरी ये आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।